हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। हाँ, आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग बाय डूइंग में आपका स्वागत है एक बार फिर से। उम्मीद करता हूँ आप सभी खुश होंगे, कुशल होंगे, ऊर्जावान होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज का अपना सेशन स्टार्ट कर दिया जाए। जैसे कि आप सभी को पता है, अब हम हर वीकली एक क्वेश्चन पेपर डिस्कशन करने वाले हैं और कोशिश करेंगे 3 या 4 दिन में रीजनिंग, इंग्लिश और क्वांट का डिस्कशन हो जाए। क्योंकि हो सकता है किसी क्लास की जो उसकी ड्यूरेशन है वो लंबी होने के कारण 2 डेज में एक पेपर हमारा डिस्कशन हो, मतलब एक पार्ट हमारा डिस्कशन हो। तो चलिए आज हम इंग्लिश का डिस्कशन करने वाले हैं, जो काफ़ी फ्रेंड्स की रिक्वेस्ट आ रही थी कि इंग्लिश का भी मैं डिस्कशन स्टार्ट करवा दूँ। तो उसी बात को मद्देनज़र रखते हुए मैंने सोचा कि चलो रीजनिंग में करवा ही रहा हूँ, क्वांट भी करवा रहा हूँ और इंग्लिश भी करवा देता हूँ। तो आपका एक प्रकार से जो प्री लेवल का है कंप्लीट हो जाए करेगा, चाहे वो एसबीआई का हो, आईबीपीएस हो। अभी अपना आईबीपीएस पीओ का भी एग्जाम होने वाला है अक्टूबर में, तो उसी के मद्देनजर जब तक हमारे पास अराउंड 15 दिन से अगस्त के और 1 महीना सितंबर का, तो अप्रोक्स 8 से 9 पेपर हम डिस्कस कर लेंगे जब तक, और हमें आइडिया लग जाएगा किस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं और हम कितने अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। बस मेरा उद्देश्य ये होगा कि आपको जो क्वेश्चंस का जो पैटर्न है, जो पास्ट ईयर के जो क्वेश्चंस हैं, उनसे अवगत करवाना कि इस प्रकार से जो एग्ज़ाम है उसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिससे आप जब भी तैयारी करो, जब भी आप रिवाइज़ करो, चीज़ों का पैटर्न आपको पता लग सके कि इस प्रकार का एग्ज़ाम कंडक्ट होता है और इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस आपको कोशिश ये करनी है कि 20 मिनट में हर सेक्शन को कंप्लीट करना होता है एग्ज़ाम हॉल के अंदर। अभी अपने पास टाइम है, तो इसलिए जो अपनी क्लास का ड्यूरेशन है, हो सकता है कई बार 1 घंटा भी चला जाता है और कई बार 1.5 घंटा भी, और कई बार हो सकता है किसी खास सेशन में 2 घंटे भी पहुँच जाएँ। तो कोशिश करेंगे जो 2 घंटा खींचेगा, उसको हम 1-1 घंटे के स्लॉट में डिवाइड करके 2 दिन चला लिया करेंगे और बाकी को एक में ही कोशिश किया करेंगे कि 1 घंटा, सवा घंटे के 1 दिन में ही कंप्लीट हो जाए। तो हर वीक हमारा रहेगा 1 दिन 1 सब्जेक्ट और वीक में 1 पेपर। इन केस वीक में कुछ डेज बच जाएंगे, उस टाइम पे भी कोशिश करेंगे कुछ प्रोडक्टिव सीखने की और कुछ समझने की, जो हमें एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल करें। चलिए आज का सेशन अब स्टार्ट कर देते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे एसबीआई पीओ 2019 का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जो इंग्लिश के जो क्वेश्चंस थे वो जो पूछे गए थे, जो मेमोरी बेस हमारे सामने आए हैं काफ़ी सारी वेबसाइट्स के ऊपर, उसी में से मैंने एक वेबसाइट से ये मेमोरी बेस क्वेश्चंस लिए हैं। तो चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने अभी तक हमें फॉलो नहीं किया तो आप लोग हमें ट्विटर पे फॉलो कर लीजिए। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को याद से प्रेस कीजिए। टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आपके पास में कोई डाउट है, कोई चीज़ पूछना चाहते हैं, कोई चीज़ बताना चाहते हैं, तो आप हमें जीमेल कर सकते हैं। उसमें कोई बेहिचक होके करना चाहिए आप सभी को। तो जो पहला क्वेश्चन पूछा गया या पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर जो आया है, ये है रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, जो हमारा पैटर्न होगा पढ़ने का, डिस्कशन करने का और समझने का। सबसे पहले हम जो क्वेश्चन है उसको पढ़ेंगे कि क्वेश्चन में क्या कहा गया, उसके बाद के जो उसके पार्ट्स उसमें क्या पूछा गया, उसी के बिहाफ पे जो हमारी छोटी बहुत नॉलेज है उसको हम अप्लाई करना चाहेंगे। बिना क्वेश्चन को पढ़े सीधा आप कोई भी जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन नहीं करेंगे। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, डायरेक्शन दी गई है, रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। देखने से हमें पता लग रहा है कि एक प्रकार का पैराग्राफ हमें दिया गया है जो हमें पढ़ना है, और उसके बिहाफ पे कुछ क्या है क्वेश्चंस होंगे जिसके आंसर हमें करना है। हमारे पास एग्जाम्स में इतना टाइम नहीं होता कि हम इसको पूरा अच्छे से कर पाएँ और एक-एक चीज़ समझ पाएँ। लेकिन हमें अपनी प्रैक्टिस इस प्रकार से करनी है कि हम जल्दी से जल्दी जो कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज वाले जो पैसेज आते हैं, जो पैराग्राफ आते हैं, उसको ना केवल पढ़ पाएँ, बल्कि उसे अंडरस्टैंड भी कर पाएँ। तो इसमें हमें कोशिश ये करनी चाहिए वर्ड टू वर्ड ना पढ़ के, हमें एक सेंटेंस को पढ़ के उसका मतलब समझ में आना चाहिए बस। ज़रूरी नहीं है आपको हर शब्द का मतलब पता हो, लेकिन इतना पता हो कि उसका मतलब वो ही निकले। चलिए स्टार्ट करते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी इज द फ्यूचर। जो रिन्यूएबल एनर्जी है
वो हमारा फ्यूचर है, ये हर किसी को पता है। विद दैट सेड, और इसी के लिए कहा गया, वन कैन आर्गू, कोई तर्क वितर्क कर सकता है, द फ्यूचर हैज अराइव्ड, फ्यूचर पास आ चुका है, इन पास एट लीस्ट, कम से कम अब तो टुकड़ों में आ ही चुका है। वर्ल्ड वाइड जो संसार में क्या है एक्सेप्टेंस होती है, यानी जो माना गया टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी इज गिविंग द सस्टेनेबल एनर्जी सेक्टर मोर मार्केट शेयर एवरी ईयर, कि जो ग्रीन एनर्जी है वो दे रही है एक एनर्जी सेक्टर में मोर मार्केट शेयर, हर साल उसका बढ़ता ही बढ़ता जा रहा है। द ग्रोथ इज कंसिस्टेंट, और यानी जो उसमें जो बढ़त देखी जा रही है वो लगातार कंसिस्टेंट रूप में आ रही है, 10 20 30 हर साल बढ़ता ही जा रहा है हर ड्यूरेशन के विद ईच ईयर, और हर साल वही परफॉर्मिंग द प्रीवियस, लीडिंग रिन्यूएबल एनर्जी टू अकाउंट फॉर वन थर्ड ऑफ ग्लोबल एनर्जी कैपेसिटी। जो ग्रीन एनर्जी का जो कहा जा रहा है कि एक तिहाई उसमें ग्लोबल जो एनर्जी यूज की जाती है उसकी कैपेसिटी का एक तिहाई ग्रीन एनर्जी होता है, और वो भी रिन्यूएबल वाली एनर्जी। इट्स फेयर टू स्टेट, और यह अच्छी बात है बताने के लिए, दैट द ग्रोथ ट्रेजेक्टरी इज इनक्रेडिबल, यानी वो अकल्पनीय अतुलनीय है, एंड कंसीडर दैट इट टुक ओनली ए लिटिल मोर देन ए जस्ट डेकेड टू रीच दिस पोजीशन, और इसमें हमने बहुत ज़्यादा टाइम लिया, यानी दशकों से भी ज़्यादा इसमें टाइम लगा हमें यहाँ तक पहुँचने में। वी कुड कॉल इट, और हम इसे क्या बुला सकते हैं या क्या कह सकते हैं, ये क्वेश्चन होगा जिसका हमें आंसर यहाँ देना होगा। हाउएवर, हालांकि द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अभी उभर के आता है हमारे सामने, एक सवाल जो आता है, इज दिस सेटिस्फैक्टरी, क्या ये संतोषजनक है? द गोल ऑफ ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन इज टू सॉल्व ग्रोइंग एनर्जी स्कार्सिटी, मतलब इसका ग्रीन एनर्जी का जो गोल है, जो उद्देश्य है, वो ये था कि सोल्व करनी जाए, यानी कि जो समस्या है हमारी एनर्जी से रिगार्डिंग, यानी उसकी कमी से रिगार्डिंग, वो दूर की जा सके, एंड रिड्यूस डिपेंडेंसी, और रिड्यूस डिपेंडेंसी यानी जो हम डिपेंडेंट है किसी ऊपर फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर, उसकी जो डिपेंडेंसी है उसको कम किया जा सकता है, इन ऑर्डर टू मूव टुवर्ड्स अ फुली सस्टेनेबल एनर्जी लैंडस्केप। देयरफॉर, इसीलिए टू आइडेंटिफाई सक्सेस, की सक्सेस को आइडेंटिफाई करने के लिए वी नीड टू कंपेयर रिन्यूएबल एनर्जी ग्रोथ विद द करंट सिनेरियो, जो हमें क्या जरूरत है, कंपेयर यानी तुलना करने की जरूरत है रिन्यूएबल एनर्जी की ग्रोथ को अभी करंट के सिनेरियो से, यानी आज के हालात से। अकॉर्डिंग टू WHO एस्टिमेट, और जो WHO का एस्टिमेट है यानी अनुमान है, करेंटली मोर देन 7 मिलियन पीपल डाई एवरी ईयर फ्रॉम पॉल्यूशन, कि लगभग 7 मिलियन से भी ज्यादा लोग मौत के शिकार होते हैं हर वर्ष पॉल्यूशन की वजह से, अप फ्रॉम 4.2 मिलियन इन 2016। कहा जा रहा है कि 2016 में यह आंकड़ा 4.2 मिलियन था। फॉसिल फ्यूल कंजम्पशन हैज इंक्रीज ग्लोबली फ्रॉम 94,462 TWh इन 2000, और कहा जा रहा है कि 2000 में 94,462 था इसका, और जो अब बढ़ के कितना हो गया है, 1,33,853 हो गया। द राइज इन पॉपुलेशन, और जिस प्रकार से पॉल्यूशन और पॉपुलेशन दोनों बढ़ रहे हैं, करंटली 7.7 बिलियन, इंडिकेट्स स्टेडी ग्रोथ इन एनर्जी डिमांड वर्ल्ड वाइड। जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ेगी, जाहिर सी बात है जो हमारी कंजम्पशन है वो भी बढ़ेगी, और हमारी डिमांड भी डेफिनेटली बढ़ेगी एनर्जी की, क्योंकि हम उससे ज्यादा कंज्यूम करेंगे। इन कंपैरिजन, अगर तुलना की जाए, तो फैक्ट दैट रिन्यूएबल एनर्जी टुक ए डेकेड टू बिकम वन थर्ड ऑफ एनर्जी कैपेसिटी इज नॉट द आइडियल प्लेस, कि हमें एक दशक से ज्यादा का टाइम लग गया यहाँ तक पहुंचने में, और यह अभी तक सही जगह अभी नहीं पहुंच पाए हैं। कंसिडरिंग, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए, वी माइट नॉट हैव 2 more decades to wait for renewable energy to catch up, और कहा जा रहा है कि इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए कि हमें एक तिहाई पहुंचने में लगभग 10 साल का बताया गया, तो अगर हमें पूरा पहुंचना है तो 2 और यानी 20 साल का टाइम और लगेगा, तो हम इतना वेट नहीं कर सकते, हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे हम कुछ जल्दी और कुछ अच्छा कर पाए। तो बताया गया कि ये जो आर्टिकल है जिसको लिया गया था, इसका सोर्स भी यहाँ पे दिया गया है, तो आप इसको देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, इन केस किसी के जो वोकैब्स का इश्यू है, तो आप डेली जो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर रात को 9:15 बजे मंडे टू सैटरडे द हिंदू एडिटोरियल का डिस्कशन होता है, उसमें मैं हर एक चीज को काफी आराम से, अच्छे से, मीनिंग बाय मीनिंग समझाता हूँ, तो उससे आपकी वोकैब डेफिनेटली मैं एश्योर करता हूँ आप सभी को कि आपकी वोकैब धीरे धीरे आप डेली उसको सुनेंगे और देखेंगे और पढ़ा करेंगे, तो आपकी वोकैब में 100% सुधार आएगा। Which of the following word is most similar to the word fair with reference to the context of the passage? कहा जा रहा है कि जो fair word है, इस अब fair का पहले पता होना चाहिए कि कहाँ यूज किया गया, तो fair यहाँ पे यूज किया गया है। तो कहा जा रहा है कि इस पैसेज के हिसाब से कि कौन सा वर्ड उसकी जगह पे चेंज कर सकते हैं हम कि वो सही रहेगा। इट्स फेयर टू एक्सीलेंट, तो एक्सीलेंट में तो नहीं हो पाएगा। रीजनेबल,
इट्स रीजनेबल टू स्टेट दैट द ग्रोथ ट्रेजेक्टरी इज इनक्रेडिबल। हाँ, ये हो सकता है। कलर्ड नहीं, कलर तो इट्स कलर टू स्टेट नहीं, इट्स डेलिजेंट। हैविंग डेलिजेंट का मतलब होता है हैविंग और शोइंग केयर एंड कंसिस्टेंस इन वंस वर्क और ड्यूटीज। और प्रेजुडिस मतलब जो हम पहले से ही निर्धारित कर चुके होते हैं और किसी की बात ना माने हम। तो इसमें मेरे हिसाब से जो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए वो होगा रीजनेबल। ये होगा इसका करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं क्या पूछा गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर इन मीनिंग टू अकाउंट फॉर। अकाउंट फॉर से किसका जो वर्ड है ये एकदम आसपास बैठता है। टू फॉर्म ए पर्टिकुलर पार्ट ऑफ समथिंग, ये भी है। टू कंसिडर और रिगार्ड, टेक एन अपॉर्चुनिटी, ड्यूरिंग एनीथिंग रिस्की, टेक कंट्रोल ऑफ। तो जो इसका एकदम सही बैठता है, अगर हम बात करें जो हमारे पैसेज है इसके हिसाब से, यहाँ पे अब हम देख लेते हैं यहाँ पे कहाँ पूछा गया था अकाउंट फॉर। यहाँ पे था लीडिंग रिन्यूएबल एनर्जी टू अकाउंट फॉर वन थर्ड, यानी एक तिहाई उसके पास जाती है। तो अब पूछा गया टू फॉर्म ए पर्टिकुलर पार्ट ऑफ समथिंग, यानी लगभग, इसमें हम ए मार्क करेंगे क्योंकि एक पर्टिकुलर पार्ट यानी वन थर्ड जो पार्ट है रिन्यूएबल एनर्जी का ग्लोबल में वो उतर जाता है। Which of the following words can most appropriately fill in the blanks as given in the passage grammatically and conceptually? जो सही शब्द रहेगा। It's fair to state that growth trajectory is incredible, and considering that it took only a little more than a just decade to reach this position, we could call it phenomenal, जिसमें नहीं आएगा, effective, inadequate, affordable और phenomenal। हम फिनोमिनल कह सकते हैं जो कि एक सिस्टमेटिक तरीके से गया है, जो उसकी ग्रोथ हुई है। तो इसलिए हम इसको में यहाँ पे आंसर जो लगाएंगे वो क्या लगाएंगे, ये लगाएंगे हम। ये हम पढ़ चुके हैं, वन थर्ड कैपेसिटी इज नॉट आइडल प्लेस, और ये हाँ। Which of the following statement is true? Will support author's claim that the rate of the growth in renewable energy is not satisfactory. First, the use of fossil fuel to satisfy energy needs continues to be popular choice. Second, the issue of energy scarcity is being addressed by the use of renewable energies more appropriate manner. Third, government and private organizations are working together to develop technology which operates on renewable energy. A, तो सी, डी, हर किसी को पता है जो बैंकिंग का जो एग्जाम होता है उसमें 5 ऑप्शन आते हैं, बाकी सब एग्जाम्स में मोस्टली में 4 ही आते हैं, तो इसलिए आपके पास चॉइस ज्यादा होती है आपको कंफ्यूज होने के लिए। अब इसमें क्या कहा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इफ ट्रू, अगर सही है तो जो सपोर्ट करेगा ऑथर का क्लेम, यानी जो ऑथर कह रहा है दैट द रेट ऑफ द ग्रोथ इन रिन्यूएबल एनर्जी इज नॉट सैटिस्फैक्टरी, कि जो ग्रोथ है होनी चाहिए वो उस हिसाब से नहीं जितनी होनी चाहिए। द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल टू सैटिस्फाई एनर्जी नीड्स continues to be popular choice। सही बात है, क्योंकि हम फॉसिल फ्यूल है उसको हम अभी तक उसको यूज करते हुए आ रहे हैं। सेकंड, the issue of energy scarcity is being addressed by the use of renewable energy in more appropriate manner। और जो मुद्दा है कमी का, एनर्जी की कमी हो रही है हमें, तो उसको हम एड्रेस कर सकते हैं रिन्यूएबल एनर्जी को मोस्ट और अच्छे तरीके से यूज करके। ये सही है, ये ऑथर का जो व्यू पॉइंट है उसको करता है। गवर्नमेंट एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन आर वर्किंग टुगेदर टू डेवलप टेक्नोलॉजी विद ऑपरेट्स ऑन आरई, तो ऐसा तो नहीं कहा गया था इसमें, लेकिन हाँ जो सेकंड वाला ऑप्शन है ये भी है और ये भी है। और इसमें पूछा है नॉट सेटिस्फैक्टरी, यानी जो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मतलब थर्ड वाला, तो इसके हिसाब से कौन सा हो गया, ये कर ही नहीं रहा है, बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब इसका ऑप्शन आ गया बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर गोल्स ऑफ द ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन।
क्या उद्देश्य है ग्रीन एनर्जी को लाने का, काम करने का उसके साथ में? सॉल्व द ग्रोइंग एनर्जी स्कार्सिटी, जिससे क्या है जो हमारी समस्या है एनर्जी की कमी की उसको दूर किया जा सके। रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन फॉसिल फ्यूल पे जो हमारी निर्भरता है उसको कम किया जा सके। रिड्यूस द डेथ रेट ड्यू टू इंक्रीज पॉल्यूशन लेवल। टू स्टडी द ग्रोथ इन एनर्जी डिमांड, नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ए और बी, क्योंकि ये दोनों बता चुका हूं मैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द स्टेटमेंट, क्या इन जो कथन बताया गया उससे हम क्या समझते हैं, क्या निष्कर्ष निकालते हैं? वन कैन आर्ग्यू दैट द फ्यूचर हैज अराइव्ड इन पार्ट्स एट लीस्ट। वन कैन आर्ग्यू, कोई आर्ग्यू कर सकता है यानी बातचीत कर सकता है, यानी जो उसके विचार विमर्श तर्क दे सकता है कि जो फ्यूचर है वो आ गया है हमारे सामने। इन पार्ट्स एट लीस्ट, चाहे किस्तों में ही सही। तो इसका क्या मतलब इनसे निकल के आता है? द ग्रोथ ट्रेजिटरी इन द फील्ड्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इज इनक्रेडिबल, द डिपेंडेंसी ऑन फॉसिल फ्यूल्स हैज सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड, the sustainable energy sector has identified renewable energy to be an ideal component. The pace at which renewable energy is developing is consistent but not ideal. तो इस बात का और इससे तो कोई सेंस लगता ही नहीं है बिल्कुल भी। तो क्या विचार है आपका? मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ, आप बताइए क्या लगता है आपको कि क्या हो सकता है? फिर से पढ़ते हैं हम ऑप्शन जो है। द ग्रोथ ट्रेजिटरी इन द फील्ड ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इज इनक्रेडिबल। उससे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं एक बार। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द स्टेटमेंट, यानी जो स्टेटमेंट यहाँ पे दी गई है उससे आप जो नीचे ऑप्शन दिए गए क्या उससे मैच खाते हैं, उससे क्या समझ में आता है? द ग्रोथ ट्रेजिटरी इन द फील्ड्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इनक्रेडिबल है, द डिपेंडेंसी ऑन फॉसिल फ्यूल हैज सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो गई है, द सस्टेनेबल एनर्जी सेक्टर हैज आइडेंटिफाइड रिन्यूएबल एनर्जी टू बी एन आइडियल कंपोनेंट, द पेस एट विच रिन्यूएबल एनर्जी इज डेवलपिंग इज कंसिस्टेंट बट नॉट आइडियल। यही, ये देखो यहाँ पे इन पार्ट्स एटलीस्ट कहा गया। वन कैन आर्ग्यू द फ्यूचर हैज अराइव्ड, और यहाँ पे जो पेस यानी गति जो चाल होती है एट विच रिन्यूएबल एनर्जी इज डेवलप हो रही है, इस कंसिस्टेंटली हो रही है, बट नॉट आइडियल, यानी उस प्रकार से नहीं हो जिस प्रकार से होनी चाहिए। तो इसका ये वाला हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, डायरेक्शन इन दिस क्वेश्चन टू कॉलम्स 1 and 2 are 3 sentences are given which are divided into two parts. Column 1 A, B and C consist of first half of each sentence and column second D, E, F consists of second half of each sentence. Match 1 and with column 2 so that the sentence form are both meaningful and grammatically correct. Choose the correct options as your answer. कहा जा रहा है कि 1 कॉलम और 2 कॉलम में 3 ऑप्शंस हैं आपको, और उनकी मैचिंग आपको करवा के करेक्ट और मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो जैसे इसमें कहा गया हम ऑप्शन के हिसाब से करेंगे, हम वैसे नहीं देखेंगे। तो ऑप्शन ए है, सी और एफ। डिमांड हैज आउटस्ट्रिप्ड रिफॉर्म्स आर एंटायर टैक्स सिस्टम। तो इसका कोई समझ में आया आपको? मुझे तो नहीं लगा ऐसा कोई इसका सिस्टमेटिक। तो ये बी और डी, द गवर्नमेंट हैज सप्लाइड ऑफ क्वालिफाइड टीचर, गवर्नमेंट सप्लाई करती है। ए और ई, द मार्केट रिसर्च हैज शोन एज दैट पीपल आर लॉयल टू ए ब्रांड नॉट प्राइसेस। हाँ, कि मार्केट की जो रिसर्च है वो दर्शाती है कि जो लोग हैं मतलब वो लॉयल है ब्रांड के प्रति, ना कि प्राइसेस। अगर वो ब्रांड अच्छी क्वालिटी और अच्छा प्रोडक्ट देगा तो लोग उसके प्राइसेस भी पे करने के लिए तैयार रहते हैं। तो इसका ऑप्शन हो गया ए और ई। अब हम इसको भी ऑप्शन से ही करेंगे, बी और डी। द बॉडी ऑफ कैमरा मेक इज हाईली रिसाइलेंट फॉर इंडोर यूज। कह सकते हैं बात की जा रही है यहाँ पे जो सीसीटीवी कैमरे होते हैं उसके संदर्भ में। द बॉडी ऑफ कैमरा मेक इज हाईली रिसाइलेंट फॉर इंडोर यूज। सेंस इसका जो है देखते हैं आगे। ए और ई, द रूमर्स ऑफ पेट्रोल शॉर्टेस्ट टर्न आउट टू बी फॉल्स। और यानी जो एक प्रकार की जो रूमर थी, अफवाह थी पेट्रोल के बारे में, टर्न आउट टू बी फॉल्स, वो सामने अब आ गई है कि पेट्रोल की कमी हो गई है देश में या कुछ ऐसा था।
तो वो सामने आई कि वो एक प्रकार की झूठी अफवाह थी। सी और एफ, द थ्रेट वार वाज हैज एडवर्सली, जो खतरा था वार का, उसने एडवर्सली यानी बुरे तरीके से इम्पैक्टेड बर्न्स एज एक्टिवली, इम्पैक्ट किया जले हुए को एज एक्टिवली के तौर पे। तो इसका जो कनेक्शन है वो किस में सही बैठ रहा है? केवल मेरे को तो जो रूमर वाला लग रहा है उसके हिसाब से सही बैठता हुआ दिख रहा है मुझे, क्योंकि उसी में क्या उसकी ग्रामर भी सही है और उसका मीनिंगफुल हो रहा है उसका सेंटेंस। क्योंकि अगर हम इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है, बी और डी की बात करें तो उसमें यहाँ पे देखिए मेक आ रहा है और इसके बाद में इज आ रहा है, यानी दोनों ही वर्ब वर्ब कनेक्ट की जा रही है यहाँ पे। तो इस प्रकार से ये तो नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी ये वाला सही है, ए और ई। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर मूव करते हैं। डायरेक्शन दी गई है इन दिस क्वेश्चन टू कॉलम्स 1 एंड 2, अच्छा वही है। तो इसमें भी ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं सी और एफ। तो सी कहा गया था स्कीम सिक्स, जो स्कीम है यानी जो घोषणा है, जो योजना है वो मांग रही है, देख रही है क्या? सिक्स टू एंश्योर नहीं, सिक्स टू बायोडाइवर्सिटी नीड्स टू एनालाइज, ऐसा। बी और डी, द इफेक्ट ऑफ एफोरेटेशन ऑन एंश्योर ए टॉयलेट इन ऑल हाउस होल्ड, ऐसा। ए और ई, कंट्रीज आर विलिंग टू डू एनीथिंग टू अवॉइड रिसेशन, हाँ। करेक्ट आंसर इज सी। ऑप्शन नंबर एक आ गया बी और ई, इट इज साइंटिफिकली प्रूवन दैट रनिंग इज बेनिफिशियल फॉर हेल्थ, दौड़ना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, ऐसा बताया गया है। तो हाँ, जाहिर सी बात है, हर कोई कहता है कि अच्छा होता है, बस हम दौड़ते ही तो नहीं है। तो ये तो सही है। ए और डी कहा गया है दूसरा, ट्रैवलिंग विद कोवर्कर्स इज अ ग्रेट चांस टू गेट टू नो देम ऑन डीपर लेवल, हाँ। अगर हम अपने पार्टी या साथी के साथ कहीं जाएंगे घूमने फिरने तो उसके बारे में और बेहतर तरीके से अंदरूनी बातें जानने का भी हमें मौका मिलता है और काफी कुछ हम सीख पाते हैं। तो ये भी सही है। सी और एफ, ए जैम पैक्ड बिजनेस ट्रिप डजंट अलाउड ए लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी विद टाइम, इसका कोई सेंस नहीं बैठ पा रहा है, कैसे? यहाँ पे डजंट है, यहाँ पे अलाउड है, लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी और टाइम के बारे में बात की जा रही है, तो इसका तो नहीं है। तो जो इसमें ए और डी भी सही है और बी और ई भी सही है, तो इसके हिसाब से जो इसका होगा वो क्या होने वाला है? वो होने वाला है ऑप्शन नंबर ई, करेक्ट होगा इसके हिसाब से, जो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। सी और डी कहा गया वी नीड टू टीच चिल्ड्रन टू इंक्रीजिंग फार्मर्स इनकम, हमें बच्चों को पढ़ाना चाहिए जिससे उनके फार्मर्स हैं जो उनकी इनकम बढ़ जाए। बी और एफ, द पॉलिसी एम्फोसाइज ऑन टू बी जेंटल टुवर्ड्स फेलो सिटीजन्स, जो पॉलिसी का जो मकसद है वो उद्देश्य है जो फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए आगे बी और एफ, ऑन बी जेंटल टुवर्ड्स सिटीजन्स, और ऑप्शन नंबर सी ए और ई, द नेशनल इनकम नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट रेट मेक पीस विद योर बॉडी। तो सारे के सारे ही एक दूसरे से ऐसे जुड़े हैं जैसे दिल से तेरे तार जुड़े होते, ऐसे जुड़ा तेरा ही नाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी और डी, द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी होमलेसनेस एंड अनएम्प्लॉयमेंट आर ऑल इंटरकनेक्टेड, सही बात है एकदम, हर समस्या एक दूसरे से जुड़ी हुई है ये तो। ए और एफ, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्सरसाइज इज टू नर्चर द इमेजिनेशन ऑफ चिल्ड्रन,
जो उद्देश्य होता है एक्सरसाइज करवाने का, जिससे जो नर्चर है, जो जीवन शैली है, उसकी इमेजिनेशन कर पाए बच्चे, यानी उसमें सुधार कर पाए बच्चों के। बिल्कुल सही बात है। सी और ई, द विलेजर्स आर फ्यूरियस अबाउट द डिसीजन टू क्लोज द रेलवे स्टेशन। ये भी सही है। सारे के सारे हो गए इसके करेक्ट। तो जो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। कहा गया है कि डायरेक्शन दी गई, सेंटेंस विद वन ब्लैंक इज गिवन इंडिकेटिंग दैट समथिंग हैज बीन ओमिटेड। इसमें से कि कुछ चीजें छुपाई गई है, भूल गए हैं वो लिखना। अब आपको शब्द बताने कौन सा यहाँ पे सही बैठेगा। ही लुक डैश फॉर हिज कैलकुलेटर बट couldn't फाइंड इट। उसने चाहा देखना अपने कैलकुलेटर से, बट वो उसे मिला नहीं, या वो उसे देख नहीं पाया। तो क्या था ऐसा? he look by for his calculator, look by for, लुक आउट मतलब होता है नोटिस देना किसी चीज का, लुक अप, लुक ऑन और लुक अराउंड। लुक अप होता है टू ट्राई टू फाइंड a particular piece of information by looking in a book or on a list। कोई खास प्रकार की चीज को हमें देखना, तो उसका मतलब होता है लुक अप, यानी कोशिश करना। तो ये भी यहाँ पे हमें नहीं पता लगा। लुक ऑन का मतलब होता है वॉच, कुछ चीज देखना विदाउट गेटिंग इन्वॉल्व, और उसमें बिना इन्वॉल्व यानी बिना उसमें रुचि दिखाए, बिना उसमें जाने। लुक अराउंड का मतलब क्या होता है, इसको जानते हैं। टू वर्क अराउंड ए रूम, यानी हमें जो रूम है उसके बाहर से जाना, बिल्डिंग के बाहर से, उसमें से जाना, उसके नजरिए में से देखना। ही लुक फॉर ही लुक अराउंड फॉर हिज कैलकुलेटर, उसने देखा अपने कैलकुलेटर के लिए लेकिन वो उसे नहीं मिला। तो यहाँ पे आएगा अराउंड। जो बताया गया है यहाँ पे यही आंसर बताया गया है। The admin has taken the steps to dash the education system of state। जो एडमिन है उसको कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए जो वहाँ का एजुकेशन सिस्टम है वो क्या रिवैम्प मतलब सुधर जाए, सही बात है। इम्प्रूव हो जाए, ये भी सही बात है। इंक्रीज तो नहीं, रिहर्स नहीं, और डिट्रॉइट में नहीं। लेकिन यहाँ पे टू दिया गया है तो टू के साथ में इम्प्रूव नहीं आएगा, तो रिवैम्प ही आएगा। इस प्रकार से यहाँ पे ये आ गया रिवैम्प। दिस कंट्री रिमेन्स पुअर, यह कंट्री रहेगी, रिमेन्स हमेशा पुअर यानी गरीब, बेकार, घटिया, बावजूद इसके डैश रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज, बावजूद इसके कि वो रिच है यानी धनी है नेचुरल रिसोर्सेज के मामले में। तो आपको बताना है कि डेस्पाइट वेरी रिच, बहुत ज्यादा धनी है यानी बहुत ज्यादा एकदम पैसे वाली है, किसके मामले में, नेचुरल रिसोर्सेज के मामले में। डेस्पाइट ऑफ इट बीइंग, despite have been rich, despite it well, despite being यानी के बावजूद होगा यहाँ पे, being आएगा इसका मतलब। Healthcare and education are one of the most dash sectors in the country। जो हेल्थ केयर का और जो एजुकेशन का सेक्टर है वो बहुत ज्यादा क्या है हमारी कंट्री में। इटरेटिव, प्रॉफिटर, लॉस, ओवर चांस या कैशिंग। सही बात है, हेल्थ केयर और एजुकेशन में बहुत ज्यादा पैसे लिए जाते हैं, लूट दिया जाता है कई जगह कई बार। तो ओवर चार्ज आएगा यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे जो बताया गया था, क्या बताया गया था यहाँ पे यूज किया गया था, वन ऑफ द मोस्ट मतलब सुपरलेटिव डिग्री का यहाँ पे यूज किया गया था। उसके हिसाब से यहाँ पे जो ओवर चार्ज है वो एकदम फिट बैठता है यहाँ पे। बाकी सभी क्या है, इटरेटिव का मतलब ज्यादा रिलेटिंग टू और इन्वॉल्विंग
इरिटेशन स्पेशली फॉर मैथमेटिकल और कंप्यूटेशनल प्रोसेस से रिगार्डिंग होता है। प्रॉफिटर क्या होता है, किसी चीज़ का लाभ कमाना, बहुत ज़्यादा अनएक्सेस प्रॉफिट लेना। लॉस यानी बहुत ज़्यादा नुकसान के सेक्टर्स हैं। और ओवरचार्ज मतलब यानी बहुत ज़्यादा उसमें कमाई ली जाती है। और कैशिंग मतलब गिव और ऑब्टेन नोट्स और कॉइन्स फॉर मतलब या तो देना और या फिर लेना कैश के मामले में। The Navy officer was fascinated with ships since childhood and dash be seafarer. Option number A, wish to. B, attempt French sea destroying. Or E, wanted. The Navy officer was fascinated with ships since childhood से उसका काफी लगाव था and dash be a seafarer और इसी वजह से वो बनना चाहता है यानी wish to be. If the proposal directly persons if the proposal यानी जो proposal है यानी जो प्रस्ताव है directly dash जो लोग हैं without their free and informed consent then it should be rejected. अगर वो उन सब चीज़ों से फ्री और उनको बताया नहीं जाएगा तो उनकी रजामंदी नहीं ली जाएगी तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाना चाहिए या वो कर देंगे ऐसा। तो क्या चीज़ ऐसी हो सकती है? लिबरेट्स यानी जो उनको बताया जा रहा है या उसको इन्फॉर्म किया जा रहा है यानी ये जो रेस किया जाता है या फिर जो एग्री हो रहे हैं या फिर जो हार्म्स यानी जो नुकसान पहुंचा रहे हैं। अगर कोई प्रपोजल डायरेक्टली किसी पर्सन को नुकसान पहुंचाता है विदाउट देयर फ्री एंड इन्फॉर्म कंसेंट और बिना उनकी रजामंदी लिए तो देन इट शुड बी रिजेक्टेड। डायरेक्शन दी गई है, रीड द सेंटेंस टू फाइंड आउट वेदर देयर इज एन एरर इन इट। द एरर इफ any will be in one part of the sentence. The number corresponding to that part will be your answer. If the given sentence is correct as it is marked as answer, no error, ignore the errors, punctuation if any. Okay, आपके सामने सेंटेंस दिया गया यहाँ से लीडर्स से। Leaders do value inquisitive minds, but he often stifle curiosity, fearing it will increase risk and inefficiency. तो यहाँ पे क्या बताएगी, जो लीडर्स हैं यानी बहुत सारे प्लूरल्स की बात की जा रही है। डू तो डू के साथ में सही लगा हुआ होगा क्योंकि अगर डज होता तो सिंगल हो जाता। वैल्यू इनइक्विजिटिव माइंड्स बट ही ऑफन स्टिफल, यहाँ पे ही आ गया, ही की जगह कुछ और होना चाहिए मतलब प्लूरल सेंस में होना चाहिए तो यानी दे आना चाहिए। इसके हिसाब से 2 नंबर में एरर है इसका, तो यहाँ पे इस वाले में एरर आ गई तो ये हमारा आगे करेक्ट आंसर। ऑल्दो हालांकि बटर कंटेन्स हाई, उसके अंदर बहुत सारे हाई बहुत ज्यादा लेवल ऑफ कैलोरीज और फैट होता है, येट अभी तक इट में नॉट एनकरेज लॉन्ग टर्म वेट गेन, लेकिन उसने लॉन्ग टर्म वेट गेन के लिए कोई एनकरेज नहीं किया यानी प्रभावित नहीं किया यानी मोटिवेट नहीं किया, क्या सही है? ऑल्दो बटर कंटेन्स हाई, यहाँ पे यह दो चीजें का जो सेंटेंस है वो एक प्रकार का इसमें जुड़ रहा है। लेवल ऑफ कैलोरीज एंड फैट येट, तो येट की जगह यहाँ पे ऑल्दो है, यहाँ पे दो आना चाहिए यहाँ पे फिर येट की जगह, जिससे यह दोनों जो पार्ट है वो यहाँ पे हो जाए सही। जी नहीं, ऑल्दो हमने यह स्टार्टिंग में लगा दी तो इस कारण से यहाँ पे कुछ भी नहीं आना चाहिए और इसको हमें हटाने की यहाँ पे जरूरत है केवल। हालांकि जो बटर है उसमें बहुत सारे हाई लेवल ऑफ कैलोरीज होती हैं लेकिन और फैट भी होता है, इस कारण से इट में नॉट एनकरेज लॉन्ग टर्म वेट गेन, तो यहाँ पे क्या है इसका सी थर्ड। द पाथ टू सक्सेस नॉट ओनली रिक्वायर्स अ ग्रेट डील, जो हमारा रास्ता जाता है पाथ यानी जो एक मार्ग जाता है जो सफलता की, और वो कोई ग्रेट डील की जरूरत नहीं होती उसे, ऑफ क्रिएटिविटी बट ऑल्सो डिमांड, साथ वो मांग करता है यानी चाहत करता है, विजन होना चाहिए, वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए और इंटीग्रिटी, विजन फ्लेक्सिबिलिटी एंड इंटीग्रिटी। फ्लेक्सिबिलिटी तो डी होगा करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे क्या है फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए। ओवर द पास्ट 2 डेकेड्स, पिछले 2 दशकों में, दी कंट्री हैव इमर्ज यानी बहुत सारी चीजें उसको मिली जो बनी है उससे जो फोकस किया है उसने, एज वन ऑफ
अफ्रीकाज मोस्ट सक्सेसफुल एंड लिबरल इकोनॉमी, यानी जो उभर के आई है सामने, क्या अफ्रीका की सबसे ज्यादा सक्सेसफुल यानी सफलता प्राप्त और लिबरल इकोनॉमी। Over the past 2 decades, the country have emerged as the one of Africa's most successful and liberal economy. Over the past 2 decades, the country has emerged. जो कंट्री है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसलिए जो हमें उसके साथ में जो वर्ब यूज करनी चाहिए वो भी सिंगुलर ही करनी चाहिए। हैज यूज करना चाहिए क्योंकि हैव जो यूज करते हैं हम वो बेसिकली प्लूरल आई हैव, वी हैव, यानी एक से ज्यादा के लिए करते हैं। तो यहाँ पे कंट्री के साथ में क्या आना चाहिए, यहाँ पे हैज आना चाहिए, ये बताया गया है। तो यहाँ पे हैज आएगा, तो इसका मतलब सेकेंड पार्ट में एरर हो गई है। हैव नॉलेज इज वन, ज्ञान का होना, थिंग, बट एक चीज है, लेकिन बीइंग एबल टू कम्युनिकेट इट टू अदर्स इज अनदर केटल ऑफ फिश। और यह दूसरों तक पहुंचाना और दूसरों को समझाना, ये भी एक अलग ही प्रकार की केटल ऑफ फिश होती है। एक प्रकार का फ्रेजल वर्ब है यानी मुहावरा है, तो आपको इसमें बताना है कौन सा इसका करेक्ट होता है। हैव नॉलेज इज वन, हैव और नॉलेज सेम चीज, अभी मैंने आपको वहां पहले भी बताई। वी नीड टू रिप्लेस हैव विद हैविंग, यानी ज्ञान का होना, हैविंग नॉलेज आएगा यहाँ पे, हैव और इज तो फिर दिक्कत करेगा ना, तो हैविंग आएगा यहाँ पे हैव की जगह, कि हैविंग नॉलेज यानी ज्ञान का होना। होम टू सम ऑफ द फाइनेस्ट म्यूजियम एंड आर्ट गैलरीज इन यूएई, Sharjah is a cultural oasis जो घर से लेके कुछ फाइनेस्ट जो अच्छे से अच्छे जो म्यूजियम्स हैं और जो आर्ट गैलरीज है यूएई में। शारजा एक प्रकार का कल्चरल वहाँ का कस्टम है, ओसेसिस है यानी जो वहाँ के एक प्रकार की जो कला है वो वहाँ पे प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे तो मोस्टली हर एक चीज एक दूसरे से लिंक ही है, तो यहाँ पे हमें नहीं समझ में आ रहा है इसमें कोई एरर है या नहीं। Direction in the following passage there are blanks each of which has been number, और जो नंबर दिए गए हैं these number correspond to question number। okay, against each question 5 words suggest given one of the word, fill the blank appropriately, mark the suitable word as answer। okay, 5 इसमें क्वेश्चन होंगे और 5 ही आगे क्वेश्चन और आने वाले हैं और 5 उसके ऑप्शंस होंगे क्वेश्चंस के हिसाब से, तो आपको सही शब्द वहां पे बताना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। डिस्पाइट, बावजूद इसके dash and inaccuracies in early iteration, there are no denying that artificial intelligence is transforming our daily life at an incredible pace and most of the time the feature। तो आपको बताना है despite its credible fault result feeble और success। despite its fault आएगा और accuracies क्योंकि यहाँ पे बुराई की, यहाँ पे भी देखो बुराई की गई inaccuracy, तो यहाँ पे भी क्या है, तारीफ तो नहीं करेंगे ना, तो बुराई करेंगे इसकी। उसके बाद में नेक्स्ट ओके, एंड ब्रॉडली स्पीकिंग the features and broadly speaking the dash it offers freedom, lives, change, knowledge or benefit। and broadly speaking the freedom it offers are extremely useful। यूजफुल के बारे में कहा जा रहा है तो यानी स्वतंत्रता तो नहीं बताएंगे हम इसकी। लाइफ चेंज, नॉलेज भी नहीं। बेनिफिट बता सकते हैं कि जो इसके बहुत सारे फायदे होते हैं हमें, बावजूद उसके इतनी सारी कमियां हैं लेकिन फिर भी हमें उसके नुकसान नहीं होते, फायदे होते हैं। एकदम तुरंत, डिले यानी बहुत देरी से, ब्रिंकिंग एक्यूमुलेशन इकट्ठे करके, और इंडिफरेंस। इट ऑफर्स आर एक्सट्रीमली यूजफुल बट इन टर्म्स ऑफ इट्स एबिलिटी, अगर उसकी काबिलियत के बारे में बात की जाए, टू कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म द एनर्जी इंडस्ट्री एंड स्पेसिफिकली ऑयल फील्ड इकोनॉमीज, it is important to consider why much of the early artificial intelligence conversation need to be tempered with a degree of objectivity. The reality is one of the marginal gains in many areas, much like creating a good sports team over time. These gains add up rather than causing delay, breaking, accumulation, indifference, instant, तुरंत।
द रियलिटी इज वन ऑफ द मार्जिनल गेन, यानी जो हमें फायदा इन मैनी एरियाज, जैसे मच लाइक क्रिएटिंग ए गुड स्पोर्ट्स टीम बनाना, ओवर टाइम दीज गेन्स एड अप रेदर देन कॉजिंग, हमें कोई फायदा ही देते हैं, कॉजिंग इंस्टेंट रिजल्ट एनीवेयर। एकदम तुरंत फुर्ती से। Find the appropriate word, sustain, pervasive, transform, inclusion, carry. And this is especially the case within the energy industry. Some conversation in the energy industry suggest करती है, जो सलाह देती है that artificial intelligence can now dash everything in one giant leap. जो artificial intelligence है, sustain, everywhere, pervasive, transform, inclusion, carry. And this is especially the case within the energy industry. Some conversation जो बातें होती है एनर्जी इंडस्ट्री में सजेस्ट करती है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन नाउ ट्रांसफॉर्म एवरीथिंग इन वन जाइंट लीप, एक साथ बहुत सारी चीजें बदल सकता है। ट्रांसफॉर्म। लास्ट क्वेश्चन आज का, फाइंड द एप्रोप्रिएट वर्ड इन ईच केस, ओवरड्यू, रेडिकल, स्टैटिक, इंक्रीमेंटल, लाइफस्टाइल। द फैक्ट इज, और जो तथ्य है जो सामने है हमारे, एज हाईली वैल्यूएबल एडिशनल फैक्टर, जो हाईली हम इस पे वैल्यू देते हैं एडिशनल फैक्टर्स, इट कैन एंड विल प्रोवाइड ए सिग्निफिकेंट डैश इंप्रूवमेंट, सिग्निफिकेंट डैश इंप्रूवमेंट। रेडिकल, स्टैटिक, इंक्रीमेंटल, एकदम भयंकर तौर पे, यानी 1-2% नहीं, पूरे 80 से 90% का हमें रेडिकल इसमें इंप्रूवमेंट यानी सुधार देखने को मिलता है। रेडिकल का मतलब ये होता है, बट इट्स अनलाइकली टू रेडिकली ट्रांसफॉर्म एवरीथिंग ओवरनाइट, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि हर एक चीज जो बदल जाए रातों रात बदल जाए। तो ये था हमारा आज का सेशन, उम्मीद करता हूँ काफी कुछ आपने जाना होगा, काफी कुछ सीखा होगा। बहुत जल्दी बाकी और चीजों के साथ भी हम आने वाले हैं। हर वीक एक क्वेश्चन पेपर हम डिस्कशन करने वाले हैं, चाहे वो IBPS हो, PO हो, चाहे SBI का कोई बैंकिंग का एग्जाम हो, चाहे PO और चाहे कलर हो। ओके गाइस, फॉलो कीजिए आप हमें ट्विटर में, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, और अगर आपके पास कोई डाउट है जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं, कोई फीडबैक देना चाहते हैं, तो आप हमें जीमेल के माध्यम से हमें सेंड कर सकते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही, शाम को मिलेंगे 9:15 बजे अपने हिंदू एडिटोरियल के डिस्कशन। जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, वी लर्न वी ग्रो, हम पढ़ेंगे और हम बढ़ेंगे। बाय बाय।